चाहे क्लासरूम हो, तो वॉकओवर शब्द के से मेरी आपत्ति है, मैं उससे सहमति नहीं रखता। लेकिन ये ज़रूर है, जिस तरह से बीजेपी चुनाव जीत रही है, 2014 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी एक मजबूत पार्टी है और 2024 के लड़ाई में बीजेपी का मुकाबला करना किसी भी पार्टी के लिए अकेले बहुत ही मुश्किल है। तो बीजेपी बहुत मजबूत है 2024 में, इसमें कोई मतलब इस ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। पवन वर्मा जी, आपका और ऑल्सो हम अभी बात कर रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है, लेकिन एक इंडिया अलायंस तो आया है। तो आपके बारे में मैं कमलनाथ जी से जिक्र कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई पवन वर्मा इज़ वेरी डिसहार्टेंड अबाउट द इंडिया अलायंस। तो आप बताइए, कुछ होप है, कुछ उम्मीद है? देखिए, मैं संजय जी से सहमत हूं कि इस समय लगता है कि 2024 में बीजेपी बहुत मजबूत है और उसके दो कारण हैं। एक तो नरेंद्र मोदी जी की निजी लोकप्रियता और व्यक्तित्व, और दूसरा विपक्ष की कमजोरी। आज हमारा विपक्ष जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ है और जो भी प्रयास हाल में हुए हैं कि वो एकजुट हों, और एकजुट होने के कारण है क्योंकि 2019 में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत लगभग 37% वोट पे मिली थी, यानी 60% वोट उनको ना नहीं मिला था। तो इफ यू सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, एकजुट होने के लिए एक तर्क भी है और एक जरूरत भी है, पर जिस प्रकार से विपक्ष ने इसकी कोशिश की है उससे मैं बहुत ही मायूस हूं और उसमें मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है। आप ये समझिए कि 2023 में आप जून के महीने में इस प्रयास को शुरू करते हैं। आप 2019 से 2023 तक क्या कर रहे थे? 2019 में आप पटना में मिलते हैं और इंडिया अलायंस के बारे में आप ऐलान करते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल पॉलिटिकल यूनिटी या ऑर्गेनाइजेशन होता तो मैंने कई बार कहा भी है कि एक हफ्ते के अंदर एक सेक्रेटेरिएट बनता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकलता और एक वर्किंग ग्रुप का गठन होता जिसमें सीट एडजस्टमेंट्स पे शुरुआती बातें शुरू हो सके। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिले, चाय पी, खाना खाया, फोटो ऑफ हुई। उसके 4 हफ्ते बाद आप बेंगलुरु में मिले, वहां भी यही हुआ। उसके 5 हफ्ते बाद आप मुंबई में मिले, वहां भी यही हुआ। तो फिर भोपाल में मीटिंग होनी थी, वो रद्द हो गई। 6 दिसंबर को मीटिंग होने वाली थी, वो उसकी तारीख अब और आगे कर दी गई है और चुनाव 3 महीने में है। आप मुझे खुद बताइए कि ऐसे विपक्ष के सामने जो बीजेपी की स्ट्रेंथ्स हैं उनसे कैसे मुकाबला हो सकता है? बीजेपी के पास एक लीडर है, आपको पसंद हो ना पसंद हो पर लीडर है, नैरेटिव है, ऑर्गेनाइजेशन है, काडर है और कुछ उपलब्धियां भी हैं। जैसे एक आर्थिक स्तर पर भारत आज उन देशों में है जहां पर आर्थिक विकास की गति विश्व में सबसे ऊंची है और लाभार्थियों का जहां तक सवाल है, डिजिटल रेवोल्यूशन का जहां तक सवाल है, उसका जायज फायदा बीजेपी उठा सकती है। तो इसके विपरीत विपक्ष के पास कौन सा नैरेटिव है? What is their narrative to oppose the BJP on a pan-Indian basis in a united manner which will have an electoral impact on the voters?
सवाल ये उठता है। तो इसलिए मैं अब आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब देता हूं कि एक लोकतंत्र में बड़ा जरूरी है कि एक मजबूत विपक्ष भी हो, और अगर ऐसा विपक्ष ना हो तो फिर 2024 के तो नतीजे मुझे साफ नजर आ रहे हैं। So not too much time left. As Pavanji is also saying that, you know, they could have, the India Alliance should have got their act together earlier. They should have had more meetings. Face नहीं है तो narrative तो होना ही चाहिए. लेकिन आपको बिल्कुल ही face नहीं दिखता है संजय जी. Let, for instance, can Kejriwal be the face? I know he doesn't have the party, but if the whole India Alliance gets together, a face that can take on Prime Minister Modi. Do you see any face like that? Forget the party base, just a face. देखिए प्रिया, पहले तो जनता के नजरिए से ना देखें। आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, पहले अलायंस के अंदर में तो जो मतभेद है उससे निपटना होगा। आप केजरीवाल का जिक्र करें, किसी और नेता का जिक्र करें, सबसे बड़ी चैलेंज, जो सबसे पहली जो चुनौती है इंडिया अलायंस के बीच में, आप किसी भी फेस को लेके आए, क्या जो दूसरे पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं, क्या उनकी इस पर सहमति होगी? अगर उस पर सहमति हो जाए तब हम इस बात की चर्चा कर सकते हैं कि क्या केजरीवाल फेस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हो सकते हैं, लेकिन पहले बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। जनता की एक्सेप्टेबिलिटी के पहले से भी ज़्यादा बड़ी चुनौती है इंडिया अलायंस के बीच में जो तमाम पार्टियां हैं, तमाम नेता हैं, उनके बीच में सहमति होनी चाहिए। अगर वो सहमति होगी तभी ये बात चर्चा आगे बढ़ेगी कि जनता उनको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। पवन जी, सेम क्वेश्चन टू यू, एनी फेस डू यू सी एनीवन? बिकॉज जो भी होता है नैरेटिव को सेल करने के लिए, मुझे लगता है हमारे इलेक्शंस इतने प्रेसिडेंशियल हो गए हैं दैट यू नीड अ फेस। देखिए, फेस पहले उभरता है कि एक कन्विंसिंग नैरेटिव पहले लोगों तक पहुंचती है। मैं नहीं समझता कि विपक्ष के पास चेहरे की कमी है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है कांग्रेस। कांग्रेस लगभग 200 सीटों में डायरेक्ट मुकाबले में है बीजेपी के साथ, और वो देशव्यापी पार्टी है, अब भी घटती चली जा रही है, पर है। अगर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला उन 200 सीटों में करने के योग्य नहीं है, क्योंकि पिछले चुनावों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट द कांग्रेस इन अ डायरेक्ट फाइट वाज अबव 90%, इवन हायर। तो अब ये जो अब 3 चुनाव हुए हैं हिंदी हार्टलैंड में, जैसे कि I would like, sorry to interrupt you, but I would also like to welcome Yashwant Deshmukh ji for the show. Good to have you here, Yashwant ji. आइए यशवंत जी, आपसे तो इन बातों पर मेरी कई बार चर्चा हुई है। तो कांग्रेस अगर सक्षम नहीं है तो फिर ये इंडिया अलायंस की बुनियाद ही नहीं है, क्योंकि हर बाकी जो हिस्से हैं इस अलायंस के, वो अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, क्षेत्र के बाहर उनका योगदान कम है। एक सीमेंट जो जोड़ सकता है उन सब पार्टियों को एक पैन इंडियन देशव्यापी स्तर में विपक्षीय एकजुटता के प्रमाण से, वो तो कांग्रेस पार्टी है। अब कांग्रेस पार्टी इस समय मैं समझता हूं जो चेहरा वो लेके चलती है, एक तरफ आप राहुल गांधी को खड़ा कीजिए और एक तरफ नरेंद्र मोदी को, तो कोई चॉइस ही नहीं बचती है। Is there a choice, audience, Rahul Gandhi versus Narendra Modi? और कांग्रेस, Yes, I heard one yes at least. नहीं, कांग्रेस ये नहीं समझती है कि राहुल गांधी अगर राजनीति में है तो इससे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि कई परिवारों में ऐसा होता है, किसी के माता पिता आर्मी में है या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या ब्यूरोक्रेट है, तो बेटा या बेटी वो भी उस प्रोफेशन से जुड़ जाते। पर जो ये परिवारवाद आ गया है भारतीय लोकतंत्र में कि जो
लीडर का बेटा होगा या बेटी होगी वही पार्टी का लीडर होगा, एक तो ये समस्या है। राहुल गांधी जी वेल इंटेंशन्ड होंगे, पर ये तो आज पूरी तरह से साबित हो गया है कि चुनाव में उनकी कैपेबिलिटी जीतने की कम है। और वो उसका दूसरा कारण जुड़ा हुआ है, कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज क्रम्बल्ड। मैंने कई दफे कहा था, उस दिन यशवंत जी से बात हो रही थी, कि आप सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस बना नहीं सकते जब तक कि कोई फाउंडेशन ना हो। फाउंडेशन ही नहीं बचा। पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन जमीनी स्तर पे, ग्रास रूट लेवल पर इस तरह से निगलेक्ट हो गया है और इस हालत में है कि एक भारत जोड़ो यात्रा करने से या एक बड़ा एक्टिव मीडिया सेल बनाने से आप बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकते। Yashwant ji, I would welcome you to the conversation. Yashwant ji is also the founder of Sea Voter. मेरा सवाल पवन जी के साथ था कि कोई ऑपोजिशन के लिए इज इट जस्ट अ वॉक ओवर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बीजेपी? कोई विकल्प आ सकता है ऑपोजिशन से? मे बी नॉट फ्रॉम द कांग्रेस बट फ्रॉम आउटसाइड। आई हैड गिवन केजरीवाल एज एन एग्जांपल, जिनके पास पार्टी बेस नहीं होगा, पर अगर सारी ऑपोजिशन उनको सपोर्ट करें तो कोई ऐसा चेहरा आ सकता है। पहले तो माफ़ी चाहूँगा, इस शहर का ट्रैफिक जो है थोड़ा मेरे पैमाने से भी थोड़ा छटक सा गया है। तो जब मैं वापस आता हूँ हर बार 15-20 मिनट का और ज़्यादा मामला और बढ़ा ही हुआ मिलता है। देखिए, विकल्प एक तो मैं मतलब पवन जी से भी और संजय भाई और हम लोग आपस में मंच के अलावा हम लोगों की भी बातचीत बहुत होती रहती है। और मूलतः मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी डिसएग्री करेगा अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं टीना फैक्टर में यकीन नहीं करता। टीना फैक्टर यानी देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। किसी भी जीवंत लोकतंत्र में टीना फैक्टर की कोई गुंजाइश नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप जनता से ये अपेक्षा करें कि एक अदद अच्छा विकल्प मिले बगैर आपके कहने के ऊपर जनता खाई में कूद जाए तो ये नहीं होगा। जनता भी टीना फैक्टर में यकीन नहीं करती, लेकिन बेहतर विकल्प मिलने तक वो इंतजार करना जानती है। अब केवल इसलिए कि ये विकल्प आपको व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं है, इसलिए आप जनता को कोसें कि जनता कूद क्यों नहीं रही है दूसरे विकल्प के लिए। तो अंधेरे में तो कोई कूदना नहीं चाहता ना। हम में से, आप में से ह्यूमन इंस्टिंक्ट है हम लोगों की कि अंधेरे में कोई नहीं कूदना चाहता जब तक कि घर के अंदर आग ना लगी हो। घर के अंदर आग लगी हो तो अंधेरे में खिड़की के बाहर इंसान जान बचाने के लिए कूदता है, ठीक है ना। तो ये भी मौके कई सारे आते हैं लोकतंत्र में। 77 का चुनाव मेरे ख्याल से वही था। घर में आग लगी थी, सामने क्या आएगा इसकी चिंता परवाह किए बगैर लोग कूद गए, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में ये कहना कि जनता ने ऑप्शंस ढूंढे नहीं या ऑप्शंस को मौका नहीं दिया, ये भी थोड़ा सा गलत होगा। इस मुल्क में पिछले 10 साल में देखिए, एक ओवर सिंप्लीफाइड नैरेटिव है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी अपराजेय है, बीजेपी का जगरनेट चलता ही जा रहा है। लेकिन फैक्ट्स ऐसा नहीं कहते। फैक्ट्स आपको ये बताते हैं पिछले 10 साल में इसी मुल्क में बीजेपी 50% चुनाव हारी है। पवन जी जिस ओर इशारा कर रहे थे, इसी मुल्क में आपने इतने विधानसभा चुनाव देख लिए, इवन लोकसभा चुनाव में भी ऐसे राज्य देख लिए जहां बीजेपी की दाल नहीं गली तो नहीं गली। तमिलनाडु नहीं जीत पाई, केरला नहीं जीत पाई, पंजाब नहीं जीत पाई, कई राज्यों में अच्छी खासी कड़ी टक्करें मिली। तो जो नॉन कांग्रेस अपोजिशन है इस मुल्क का, देखिए उसने अपनी भूमिका अच्छे तरीके से निभाई। अब मेरा ख्याल समय निकल चुका है। आई थिंक पवन जी गालिब कहते कहते खुद ही इज बिकमिंग वेरी एनिग्मेटिक। यशवंत जी, आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन कि बॉलिंग किसी के भी हाथ में बॉल दे दीजिए,
विवियन रिचर्ड के बोर होने का इंतजार कीजिए, कुछ हो नहीं सकता है। चलिए, वी विल वेट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डिक्लेयर हिमसेल्फ, क्योंकि और कोई विकल्प दिखता नहीं है। थैंक यू सो मच, आप आए, एंड थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का।